नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हमारा अध्याय 1 जिसका क्या नाम है, जीवों का विकास, है ना। जीवों का विकास अध्याय 1 कक्षा 10 विज्ञान। इसमें हम कई बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और डार्विन की यात्रा तथा सजाती और समृद्धि अंगों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग चयन और विकास। ठीक है, तो चयन का अर्थ यहाँ पर ये है कि जीव प्रकृति में उपस्थित कौन सा जीव जीवित बचेगा और उसका विकास का क्रम क्या होगा, इसके बारे में प्रकृति के द्वारा निर्धारण कैसे होता है, क्या यह निर्धारण सिर्फ प्रकृति करती है या मनुष्य भी करता है। तो यहाँ पे डार्विन ने अपने अध्ययनों के आधार पर क्या विवरण दिया है उसके बारे में लिखा है। बीगर का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में इन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार किया जाने की बात की थी। मतलब कि मनुष्य जो होता है वो अपने उपयोगी पौधे और जानवरों की अलग अलग प्रजातियां कृत्रिम चयन के आधार पर विकसित करता है और उन्हें संरक्षित करता है। जैसे गेहूँ बहुत प्रकार का गेहूँ पाया जाता है, आप जानते हैं। तो जैसे सरबती गेहूँ होता है और मोटे दाने वाला गेहूँ होता है, और कुछ गेहूँ ऐसा होता है जिसको क्या कहते हैं इसलिए उगाया जाता है जिससे उसका दलिया, सूजी आदि खाद्यान्न बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गेहूँ के प्रजातियों का विकास मनुष्य क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो अपने उपयोग के लिए कर रहा है और कृत्रिम चयन के द्वारा कर रहा है। उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं, आप देखे होंगे कि हमारे आसपास में बहुत सारे पालतू जानवर हैं, और जैसे गाय भैंस है तो उसकी भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उसमें इन प्रजातियों का विकास किस आधार पर हो रहा है, कृत्रिम चयन के आधार पर हो रहा है, क्योंकि मनुष्य उनकी देखभाल करता है और उनको उनका जीवन जीने में सहायता करके और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कृत्रिम चयन कहेंगे। उनके मन में यह विचार आया कि क्या मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति में दिखने वाली इतनी विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है। तो हाइब्रिडाइजेशन, जिसको संकरण कहते हैं, उसके द्वारा आजकल मनुष्य नई प्रजातियां भी तैयार करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप सुनते होंगे हाइब्रिड सब्जी है, तो जो देसी टमाटर होता है वह कैसा दिखता है, अलग दिखता है, किंतु हाइब्रिड टमाटर जो होता है उसका फल ज़्यादा बड़े आकार का होता है और ज़्यादा समय तक जो है उसको फ्रेश रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कृत्रिम प्रजाति है टमाटर की, और उसको कैसे तैयार किया जाता है, 2 अलग अलग जो प्राकृतिक प्रजातियां हैं टमाटर की, उनके जीन का संकरण करा के प्रयोगशाला में नया जो पौधा है वह तैयार किया जाता है। तो अभी के समय में मनुष्य जो है नई प्रजातियां तैयार करने में भी सक्षम है। कैसे नई प्रजाति का विकास करेगा, संकरण के माध्यम से। उसके बाद है मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य अपने जो उपयोगी, जैसे कि कोई गाय भैंस पालेगा तो कैसी गाय भैंस पालना चाहेगा, जो ज़्यादा दुग्ध उत्पाद कर सके। तो और अगर कोई घोड़ा पालेगा या कोई भारवाहक पशु पालेगा तो कैसा पालेगा, जो ज़्यादा स्वस्थ हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके। तो ऐसे लक्षणों का चुनाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं। मतलब मनुष्य के द्वारा लक्षणों का चुनाव किया जाए उन्हें कृत्रिम चयन कहते हैं। डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मनुष्य स्वयं क्या है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न एक प्राणी है। तो प्रकृति में कौन जीवित रह सकता है, जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल, अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल बनाता है ना। तो प्राकृतिक चयन किस आधार पे होगा, जीवों के विकास और वातावरण के साथ उनके अनुकूलन के आधार पर होगा, है ना। और यह कौन करेगा,
प्रकृति के द्वारा निर्धारित होगा। जो जीव अपने आप को ज़्यादा उत्तरजीविता दर्शाएगा वह ज़्यादा समय तक जीवित रहेगा। उत्तरजीविता का अर्थ यह है कि अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा के और जीवन संघर्ष में अपने आप को बचाने वाला प्राणी ही जीवित रह सकेगा। ठीक है। क्या कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन जैसी ही कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है? नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क द्वारा समझाइए कि किस प्रकार का चयन दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ देखो, मूली का खेत है और बाढ़ में कुछ पौधे रह जाते हैं और कुछ पौधे मूली के खेत में बच जाते हैं, तो यह कैसा चयन है? प्राकृतिक चयन है। जो पौधों की पकड़ मृदा में ज़्यादा अच्छी है वो क्या होंगे? इस चीज़ को कौन निर्धारित कर रहा है? तो प्रकृति यह निर्धारित कर रही है कि कौन सा पौधा यहाँ पर बचेगा, जो बाढ़ में ऐसा पौधा बचेगा जो मृदा को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रख सकेगा। ठीक है, ये प्राकृतिक चयन हो गया। और यहाँ पर देखिए कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन मतलब मनुष्य कैसे पौधों की प्रजाति को विकसित करेगा। देखिए सरसों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे सरसों की प्रजाति में नवलगोल है, मूली है, ब्रोकली है, सरसों है, पत्ता गोभी है और फूल गोभी है। ये सरसों के पौधे के ही अलग अलग भाग जो है यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, है ना। नवलगोल का तना, मूली की जड़, ब्रोकली की पुष्पकलिका, सरसों का पार्श्वपर्णकलिका और पत्ता गोभी की पर्णकलिका और फूल गोभी की पुष्पकलिका। तो एक प्रजाति के पौधे के विभिन्न भाग उपयोगी हैं, इसीलिए सरसों की प्रजातियों को मनुष्य क्या करता है? संरक्षित करता है, यानी उनका कृत्रिम चयन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका एवं एशिया द्वीपों तक बीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेसल थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। स्तनधारी मतलब मैमल, जिनमें मैमल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे जीव, ठीक है, जो शिशुओं का पालन करते हैं। इन्होंने सुझाया कि प्रजातियां पूर्व प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। मतलब कोई नई प्रजाति का विकास हो रहा है तो वह किससे होगा? अपनी पिछली प्रजाति से ही होगा। कैसे होगा? तो उस जिस प्रक्रिया के अंतर्गत यह विकास होगा उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का अर्थ होता है कि जीन्स में जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर जो है डीएनए की बनी छोटी संरचनाएं होती है जीन्स में वातावरण के कारण या जीवन की उत्तरजीविता को प्रदर्शित करने के कारण कुछ बदलाव आते हैं, उनको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है वह जब किसी प्रजाति में होता है तो वह एक नई प्रजाति में विकसित हो जाती है, यानी जो पुरानी प्रजातियां होती हैं वही क्या बनती हैं? आगे चल के नई प्रजाति बनती है। जैसे ऐसा माना जाता है कि पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन लंबी नहीं थी और बकरी के समान छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ जब छोटी घास खत्म हो गई और उनका भोजन था और बड़े बड़े पेड़ों की संख्या ज़्यादा हो गई तो वो अपनी गर्दन को ऊंची करके, तो जैव विकास का अर्थ जो हम लोगों ने अभी तक समझा है वो है युगों युगों से चली आ रही विकास की प्रक्रिया, अरबों वर्षों से आज तक लगातार चलती रही है। डायनासोर वगैरह का उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और जीवधारियों में धीरे धीरे सतत चलने वाली इस प्रक्रिया को ही जैव विकास कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि जो जो समय बीतता गया अधिकाधिक जटिल जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है। यह परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। पिछले अध्याय में भी हम लोग कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के विकास से यूकैरियोटिक कोशिका बनी है ना। उसी प्रकार से एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने हैं। तो जैव विकास कैसा होता है? सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है, अगला बिंदु इसी में देखते हैं। जैव विकास की मौलिक कल्पना इससे क्या निकलती है? जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल रचना वाले निम्न कोटि के जीवों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का
उद्विकास होता है। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले जो मनुष्य थे, मनुष्य का विकास ही देख लीजिए आप। पहले जो मनुष्य थे उनके सोचने की क्षमता और अभी के मनुष्य के सोचने की क्षमता, मतलब उसका मस्तिष्क का विकास क्या हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। और उस पहले के जो अन्य जानवर पक्षी आदि थे, पेड़ पौधे थे, उनमें और अभी के जानवर पक्षी पेड़ पौधों आदि में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर भी जैव विकास दिखता है। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला बिंदु देखते हैं, जैव विकास के हमको अभी तक क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, प्रकृति में जैव विकास हुआ है, इस बात की पुष्टि के लिए निम्नलिखित सशक्त प्रमाण हैं। पहला है जीवों की तुलनात्मक शारीरिक रचना से। जैसे जो मनुष्य है, उस अभी के मनुष्य और जो मानव की पिछली प्रजाति थी, जैसे अभी क्या है होमो सेपियंस, और इससे पूर्व क्या थे होमो इरेक्टस, उनकी शारीरिक रचना में क्या होती हैं, कई सारी समानताएं पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। समानताओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अब अभी की मानव जाति और पूर्व की मानव जाति क्या थे, एक ही क्या कहते हैं जीव थे, किंतु भिन्नताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो नई मानव जाति है वह पूर्व की जीवों से ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जो है नई मानव की प्रजाति आई है, इसका यहाँ पर हम लोग जो है निष्कर्ष निकाल पाते हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्वस्था से। पूर्वस्था भी वही है कि नई जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्वजों से होती है, पूर्व के जीवों से होती है, और उनके गुणों को ही नए जीवों में जो है आगे बढ़ाया जाता है और उन जीवों में खुद भी कुछ नए परिवर्तन होते हैं। भ्रूणकी से, भ्रूणकी अर्थात जब जो जीव होता है वो अपनी भ्रूण अवस्था में होता है, उस समय से यह विकास प्रारंभ हो जाता है। जीवाश्मों से भी हमें पता चलता है इसके बारे में। ऐसे जीव जिनको हमने कभी देखा नहीं है उनके बारे में जैव विकास के प्रमाण हमको जीवाश्मों से मिलते हैं। जीवों के वर्गीकरण से भी जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। कि देखिए वर्गीकरण में सबसे पहले किसको रखा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले रखा जाता है मोनेरा को, है ना, क्योंकि मोनेरा जगत कैसा है, एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, वो यूकैरियोटिक कोशिका वाला है, लेकिन वह भी कैसे हैं, एक कोशिकीय। तो इस तरीके से जो 5 जगत वर्गीकरण है वहाँ पर भी हमको क्रमशः विकास होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद है अनुवांशिकी से। अनुवांशिकी मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता है, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद संयोजी जीवों से। भौगोलिक पृथक्करण तथा भौगोलिक वितरण से, है ना, कि अलग अलग स्थानों पर जो है जीवों में वहाँ के जलवायु और स्थान पर भोजन की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे फिंच की चोंच। अवशेषी अंगों से। अवशेषी अंग हम लोगों ने 2 प्रकार के अंग पढ़े हैं, समजात अंग और समवृत्ति अंग। यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, देखिए कौन सा, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो कि जीवों के शरीर में उपस्थित होते हैं। पूर्व काल में इनका उपयोग रहा होगा, किंतु वर्तमान जीव में उसका उपयोग नहीं होता है। ऐसे उनको अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स। पहले मनुष्य क्या करता था, बिना पकाए हुए भोजन को खाते थे। जब आँख की खोज नहीं हुई थी उस समय अपेंडिक्स के अंदर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित थे वो कच्ची खाद्य सामग्री में उपस्थित सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करते थे। किंतु वर्तमान में हम क्या करते हैं, भोजन को पका कर खाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो सेल्यूलोज का पाचन करने वाले सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता खत्म हो गई और अपेंडिक्स हमारी आंत में एक छोटी पुच्छनुमा संरचना के रूप में उपस्थित रहती है। तो उसका कुछ कार्य नहीं है, लेकिन अभी वो क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में हमारी आंत के साथ जुड़ी रहती है। शरीर क्रिया विज्ञान में पूर्व के जीवों और जो वर्तमान के जीव हैं उनका विकास का अध्ययन करके जो है हम लोग अभी चिकित्सा विज्ञान को क्या कर सकते हैं, उपयोगी कर सकते हैं। तो ये जैव विकास के प्रमाण यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद में जो है डार्विन का जो सिद्धांत है और वेसल का सिद्धांत है
उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।